नाज़रीन वेलकम बैक। अहमद साहब हमें बता रहे थे कि ये जो लड़ाई का फोबिया क्रिएट हो गया है सोसाइटी में, उसके क्या असरात हैं। और अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया में भी ये चीज़ है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दोनों तरफ ये एक ही किस्म की सोच रखने वाले लोग काफ़ी डोमिनेंट हैं। वहाँ की भी अगर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट देखें तो इतनी बड़ी है कि वो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है। लेकिन अच्छी बात यह हुई है मेरे हिसाब से कि वहाँ भी ये हुआ है कि उनके अवाम इतने उनसे नाला हो गए, या तालिबान टाइप की इंसर्जी वहाँ कम्युनिज्म के नाम पे मऊ इंसर्जेंट्स आ गए और उन्होंने ये दावा कर दिया, और ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि 600 में से 200 डिस्ट्रिक्ट पे तो उनका कब्जा हो गया है, वहाँ गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं रही है। और उन्होंने 2050 का टारगेट दिया है कि 2050 में इंशाल्लाह पूरे इंडिया पे उनका कब्जा हो जाएगा, जैसा कि नेपाल में हुआ। नेपाल में भी बड़ी कोशिश की गई रोकने की, नहीं रोक पाए। तो वो ये दोनों सोसाइटीज़ जो है ना इतनी गुर्बत में चली गई हैं कि अब वो उसके अजीब अजीब रिएक्शन हो रहा है, कहीं इस्लाम के नाम पे रिएक्शन हो रहा है, कहीं कम्युनिज्म के नाम पे हो रहा है। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये जो फोबिया है, मिलिटेंसी फोबिया, ये इंडिया में भी मौजूद है। और अफसोस की बात है कि ये उन लोगों में मौजूद है जो दोनों तरफ डोमिनेंट रहते हैं, इसलिए वो कोई पॉलिसी नहीं बनने देते, इसलिए वो हमें आपस में मिलने नहीं देते। इंडिया की पॉलिसी देखें उन्होंने नेपाल के साथ क्या किया, भूटान को अपने ज़ेरे असर रखा हुआ है, श्रीलंका तक में उन्होंने फ़ौजें दाखिल कर दी। उनकी जो ये सोच है ये भी चेंज होनी। अगर इस खित्ते दोनों मुल्कों को सोचना पड़ेगा, ना हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं, ना नीस तो नाबूद कर सकते हैं, ना एक दूसरे के मुंह से निवाला छीन सकते हैं। हमें मिलकर, अच्छा जहाँ तक कश्मीर का है तो पाकिस्तान के भी कंसर्न है, ज़ाहिर हमारे सारे वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो कश्मीर से होकर आते हैं, हमारे लिए भी मौत और ज़िंदगी का मसला है। तो बजाय इसके कि हम दोनों मिलकर कश्मीर को छीनें, इसका एक ही हल है कि कश्मीरियों को बिठाएं, दोनों तरफ के कश्मीरियों को बिठाएं और उनसे पूछें कि भाई अब ये लड़ाई झगड़े से मसला हल नहीं होगा, आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। ये एक जो है इसका असर है। अच्छा शौकत साहब, ये सब कुछ होने के बावजूद एक साथ साथ जो है ना, जो लोग अमन चाहते हैं, जो लोग कुछ बहुत दूर की सोचते हैं, वो लोग भी हैं इस सोसाइटी में। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है इस इलाके में वो है सार्क मूवमेंट, जो कि एक जनरल ने, बांग्लादेश के जनरल ज़ियाउर रहमान ने, उसने ये कहा कि ये जो खित्ता है बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान तक, हमेशा से मुग़ल दौर से लेके अंग्रेज़ों के दौर में हमेशा एक इकनॉमिक यूनिट रहा है। अफ़गानिस्तानी पठान आपको कलकत्ता में भी काम करता हुआ नज़र आता था, रंगून में भी नज़र आता था, हैदराबाद में भी नज़र आता था। इसी तरह बंगाली टीचर्स आपको गुवाहाटी में भी नज़र आते, मद्रास में भी नज़र आते। तो ये एक खित्ता था शुरू से, अब ये डिवाइड हुआ। तो उसने ये कहा कि इसको फिर से यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी यही हल है इसका। अगर उसकी बात देखी जाए, और वो ये सार्क मूवमेंट जो कि अब ऑलरेडी एक सेफ्टा के फॉर्म में एक कॉन्क्रीट चीज़ बन के आ गया है। सेफ्टा एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने साइन किया हुआ है, अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ। वही एक मिलिटेंट हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तानी असल में उसमें रुकावट है। उसके तहत सिर्फ 2013 में इंडिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे, नो ड्यूटी। 2007 में 20% पे लाना था, वो नहीं लाए हैं हम अभी तक। 13 में जो प्लान है जो हमने साइन किया उसके 13 पे ज़ीरो ड्यूटी बिटवीन दिस कंट्रीज, सार्क कंट्रीज। 2016 में जो 2-3 कमज़ोर मुल्क को, भूटान को जो थोड़ी सी एग्जम्पशन दी गई वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी 16 में तो ये बिल्कुल एक खित्ता हो जाएगा, एक इकनॉमिक यूनिट, अगर पाकिस्तान उसको रेटिफाई कर दे और उस पर वाकई अमल कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड नहीं है, जिससे कश्मीर का भी मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाता है, सरक्रीक का भी ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए, ये सोच तो है, पॉजिटिव सोच है, होना भी चाहिए, मगर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पाकिस्तान में ज़्यादा, पाकिस्तान में इसकी इंडिया में भी ऐसे, इंडिया में भी इसकी है इक्वली। हाँ, वो वही बात है डोमिनेशन का। अच्छा, पाकिस्तान कुछ खौफ ज़दा भी है। पाकिस्तान का खौफ ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हावी हो जाएगा। ये एक जो खौफ है ना, ये खौफ तो श्रीलंका और बांग्लादेश को और ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मगर उन्होंने तो साइन कर दिया, मगर रेटिफाई भी कर दिया। हाँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तो खैर इसमें इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है उसका, मगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही। देखिए ना, इकोनॉमिक इश्यूज तो अपनी जगह, जब EU बना
तो देखिए आज ग्रीस और स्पेन और पुर्तगाल भी कह सकते थे बड़े कमज़ोर इकोनॉमी थे कंपेयर टू जर्मनी या फ्रांस या इंग्लैंड, इवन इटली वाज ओके। वो कह सकते थे कि भाई हमारी तो इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और देखिए कि उसका रिकन्फिगरेशन कैसे हुई कि पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री और लेजर इंडस्ट्री जो थी वो इन मुल्कों में, गर्म मुल्कों में जहाँ सूरज होता है वहाँ शिफ्ट हो गई। प्रॉस्पेरिटी तो ओवरऑल इनकी हो गई ना। हाँ, नहीं, मैं जावेद साहब एक बात कहूँगा, आपने सार्क का जिक्र किया और जो बातें की वो वाकई बड़ी खुशाइंद है, लेकिन उसमें भी मसला वही है कि जो हुकूमतों की सोच है, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बुनियादी मसला जो है वो एतमाद की कमी है। और हम दो, अच्छा, उसकी वजूहात भी समझ में आती हैं, हम दो जंगें लड़ चुके हैं, हमारा आधा मुल्क जा चुका है। फिर इंडिया में एक जो एक सुपरमेसी की जो सोच है ये उसे ख़त्म करनी पड़ेगी कि हम सब पर हावी हो जाएं, हम सुपर पावर बन जाएं, हम जो है भूटान की तरह तो दूसरे ममालिक को जो है वो डायरेक्ट करना शुरू कर दें। ये सोच जो है इंडिया की, इसकी भी बड़ी रुकावट है। जो है ना, देखिए हम लोग बाहर से जितना भी कुछ बोलते हैं, अमेरिका भी बोले, कनाडा भी बोले, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो मैंने कम्युनिस्ट प्रेशर की बात की है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग यहाँ 5 करोड़ भूखों की रोना रो रहे हैं। इंडिया में हम लोगों की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 50 करोड़ लोग भूखे हैं। 50 करोड़ लोगों को कोई 20 लाख फौज या 1 करोड़ फौज भी रोक नहीं सकती अगर उठ खड़े हुए। अब वो उठ खड़े हुए हैं ऑलरेडी। 20% देखिए ना, 30% मुल्क के हिस्से पे कब्जा हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह ने उसे खुद कबूला किया, हमारे हाथ से निकल गया है। वहाँ पुलिस है लेकिन नहीं होने के बराबर है। तो ये अब जो इंटरनल प्रेशर आ रहा है, और एक चीज़ जो बड़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया को फोर्स कर रही है, पिछले दिनों उन्होंने बजाई है कि जो बेसिक लोग क्यों उठ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास खाना है, ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे हॉस्पिटल है। बंगाल में या बिहार में खासतौर से बहुत ज़्यादा माऊ का जोर है। तो इन्होंने बजाय इसके कि उन मसलों को हल करें, उनको पानी दें, उनको खाना दें, उनको उन्होंने एंटी टेररिस्ट फोर्स बहुत बड़ी बनाई और वो एक्शन लेना शुरू किया। वहाँ पे वहाँ के औरतें बच्चे निकल आए रोड पे कि भाई इनको क्यों मार रहे हो, ये तो हमारे खैरखा हैं। हम लोग तो इतने दिन से चीख रहे हैं, कोई नहीं, अब ये बंदूक लेकर उठे हैं तो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इनको नहीं मारो। तो ये इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती जा रही है। अब वो फोर्स होगा इंटरनल प्रेशर की वजह से कि अपनी रीथिंकिंग की तरफ, रीथिंकिंग में जब वो जाएगा तो सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि वो पहले तो अपना ये जो दिमाग में जो भूत है ये निकाले, जो सोच है, और उसके बाद वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर कट करना शुरू करें। कहे कि भाई चलो साफ्टा को और सार को आगे बढ़ाओ, हम अपनी 1/3 डिफेंस बजट 2 साल में कम करते हैं, आप भी करो। इस तरह से नीचे लाएँ, स्टॉक पाइल्स ऑफ आर्म्स को कम करना शुरू करें। इन द केस ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैं समझता हूँ, थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ एडिड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अभी भी अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी तो आर्मी बना रही है, जरदारी साहब तो नहीं बना रहे, अल्ताफ़ हुसैन तो नहीं बना रहे, फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं बना रही। अल्ताफ़ हुसैन साहब का बस चले तो आज इंडिया से दोस्ती हो जाए। असफंदर यार पठान से आप पूछे तो वो कहेगा दोस्ती कर लो, क्योंकि पठान तो सेपरेशन भी नहीं चाहते थे एक्चुअली। देखा है बेचारा जरदारी ने आते ही 2008 में कहा कि इंडिया के बॉर्डर खोलो, तो उन्होंने बॉम्बे अटैक करवा दिया। तो सही मानों में तो अभी तक आपकी फॉरेन पॉलिसी, अभी उसने सैचिन पे कह दिया गरीब ने, क्या बुरी बात की, उसने कहा कि वहाँ दोनों साइड के बच्चे मर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप वहाँ से दोनों तरफ मिलिट्री हटा लें, उसने कौन सी बुरी बात की, लेकिन वो होने नहीं देंगे कुछ लोग, सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, ये आपकी क्या कहना सही है। और अगर ऐसी सोच पैदा हो रही है और ऐसी सोच बिल आखिर अगर दोनों मुल्कों को, बल्कि इस खत्ते के तमाम मुल्कों को सरवाइव करना है तो ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। और बेहतर ये है कि वो अपनी तबाही से पहले पैदा कर लें, बजाय इसके कि बिल्कुल तबाह हो जाए, वो एक्सचेंज हो जाए और फिर ये करें। तो इनको उससे पहले जो है ये पैदा कर लेनी होगी। अच्छा, आपने एक गुफ्तगू की इब्तिदा में बड़ी अच्छी पाकिस्तान के हवाले से बात की कि यहाँ ये क्या है कि स्टूपिड पॉलिसीज़ बनती हैं। हम कहते हैं हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, हम कहते हैं हम यूं कर लें तो ये हो जाएगा। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी इसकी मुसीबत ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जो इक़दामात यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हुए। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जो है ईमानदारी से नहीं हुआ, पेपर की हद तक तो हुआ, लोगों को दिखाने की हद तक हुआ, लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। बल्कि मैं समझता हूँ कि लैंड रिफॉर्म के बाद नए जागीरदार मज़ीद पैदा हो गए
लैंड रिफॉर्म यहाँ नहीं हुआ, यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चला। हाँ। जिसमें लोग क्षण के ऊपर आते क्षण हैं, के ऊपर क्षण आते के हैं। ऊपर आते और हैं। फिर जो लोगों की जो प्रायोरिटी है ना वो रिफ्लेक्ट होती हाँ, है। रिफ्लेक्ट होती है। अब एक मैं बात सोचता हूँ कभी कभी, हमने नवाज शरीफ का भी जिक्र नहीं किया, उसको भी करना चाहिए। नवाज शरीफ जब 2/3 मेजोरिटी इंजॉय कर रहा था, उसने वाजपेयी को दावत दी, वो बेचारे बूढ़े आदमी बस पे बैठ के आए, वो इधर एग्रीमेंट साइन कर रहा था, उधर वो कारगिल का ये मुशर्रफ साहब ने सलूट नहीं किया और वो कारगिल की प्लानिंग कर रहे थे। सो उनके दिमाग में तो कारगिल घूम रहा था, शहर पे बैठ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक 3 महीने के बाद उन्होंने कारगिल कर दिया, जैसे अभी आपके बॉम्बे हो गया। हाँ। तो ये जो एक ग्रुप है ना, ये काम डेमोक्रेटिक, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2/3 मेजोरिटी अब नवाज एंजॉय करते हैं। आज जो जरदारी साहब ने 2008 सितंबर में जो बयान दिया इंडिया से दोस्ती चाहिए, तो उनको ये पता था कि उनके पार्टी की भी यही सोच है। उनको पता है कि जब तक ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट नहीं करेंगे तो आवाम को हम कहाँ से बेनज़ीर फंड या किसी फॉर्म में कहाँ से देंगे, पैसा तो है नहीं, जो पैसा है वही। उनको ये पता है कि MQM 100% इसको सपोर्ट करती है, इस पॉलिसी को। उनको पता है ANP फुल सपोर्ट करती है। इस बेसिस पे उन्होंने एक डेमोक्रेटिक लोगों की एक सोच सामने लाई, लेकिन उस पर अमल होने नहीं दिया गया। लेकिन ये एक स्ट्रगल है बिटवीन दोज पीपल एंड अस। आज की गवर्नमेंट हमारी जो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, नेक्स्ट में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा, इसमें सिर्फ हवाई बातें नहीं है। हाँ। अगर पूरी कौम की सोच एक तरफ हो जाए तो ये थोड़े से आर्मी वाले या थोड़े से इस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं पाए। नहीं, इसमें एक अच्छी जो पॉजिटिव हमें एक इंडिकेशन नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि जो सिविल सोसाइटी है वो मूव कर रही है। पहले आपकी सिविल सोसाइटी मूव नहीं करती थी, सिविल सोसाइटी का नाम नहीं था। मसलन आप देख लें कि ये अदलिया की तहरीक में सिविल सोसाइटी किस हद तक आगे आ गई, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी भी होगी और इस हद तक। तो अब दोनों ममालिक में सिविल सोसाइटी मूव कर रही है, वो कांटेक्ट कर रही है आपस में, और उम्मीद है, अच्छी सोच रखनी चाहिए कि ये दोनों तरफ की सिविल सोसाइटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये जो चंद लोग हैं इनको अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। देखें, जैसे हमने इंडिया की बात की कि वो इंटरनल प्रेशर एक बिल्ड हो रहा है गुर्बत का। वो कह रहे हैं यार हमें कुछ खाने को दो यार, ये क्या एटम बम बनाए जा रहे हो, बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल बनाए जा रहे हैं, वो खाने को नहीं है। वो जो तस्वीर आई थी बंगाल की और फुटेज भी आए थे, ऐसे सूखे लोग, औरतें बेचारी, उन कह रही हमें सिर्फ पानी चाहिए भैया, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम तुमसे कोई दौलत नहीं मांग रहे हैं, हमें खाना दे दो, पानी दे दो, स्कूल दे दो। तो यहाँ भी 5 करोड़ लोगों का प्रेशर तो बढ़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। और जिस तरह से ये खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ती जा रहे हैं और गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, यहाँ भी तो एक बबल क्रिएट हो रहा है। मैं तो कहूँगा तारिक साहब कि जो लोग तारीख पे नज़र रखते हैं और उन्होंने तारीख के उतार चढ़ाव को पढ़ा है, वो तो बहुत खौफजदा है, क्योंकि उन्हें यहाँ तो एक खूनी इनकलाब नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर लावा पक रहा है। आप लोगों को, यानी एक ज़राई मुल्क है, आप लोगों को आटा नहीं देंगे और आटा आप ट्रकों पे ला के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं और डंडे पड़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, तो आप लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं। बिजली तो चले, फिर भी एक दौर में हमारे यहाँ वक्त था कि जिसके यहाँ बिजली लग जाती थी वो बड़ा आदमी कहलाता था। भाई उसको आटा तो दो, जब वो खाएगा नहीं तो वो क्या करेगा? घर में 10 आदमी है, उसमें एक रोजगार पे, बाकी 9 जो है अभी एक वर्ल्ड बैंक की बड़ी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट आई है जो कि पूरी दुनिया में उसने बड़ा इम्पैक्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान में वीट कंजम्पशन जो है 20 पहले से कम हो टन से 18 मिलियन पे चला गया। बताइए, आबादी बढ़ गई, कंजम्पशन कम हो गया। इसका मतलब ये है कि हर इंसान ने कम रोटी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो हर इंसान से मतलब नहीं है, मैं और आप तो वही रोटी खा रहे जो खाते थे। वो तबका जो पहले शायद पूरे दिन में 3 रोटी खाता था, पूरे दिन में अपने बच्चों को 3 रोटी दे पाता था, अब वो 2 रुपये आ गया है और वो आस्ते आस्ते 1 पे आ जाएगा। 1 पे जब आ जाएगा तो कहत की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जब कैलोरी इनटेक किसी भी इंसान की 2200 से गिर के 1000 पे आ जाती है तो वो मरने के करीब बीमारियां पकड़ती हैं, मरना, उसी को फेमिन कंडीशन कहते हैं। तो शायद ऑलरेडी आपके मुल्क में बहुत बड़े इलाके में ये फेमिन कंडीशन आ गए हैं और आते जा रहे हैं। तो जो आदमी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। इकोनॉमिक फ्लॉज तो शुरू से ही पाकिस्तान के, आप समझिए कि 65 के बाद से तो आपका शुरू हो गया था। आफ्टर 65 जब कि आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना बड़ा था, अमेरिका ने आपको बंद कर दिया। अमेरिका, मैंने जनरल याकूब के मुंह से अपने खुद सुना है, जो एम्बेसडर थे अमेरिका के हमारे बाहर के टॉक शो में, कि उन्होंने कहा कि जी अप टू 65 2/3 67%
हाँ डिफेंस बजट अमेरिका मीट करता था, इस वजह से आपकी ग्रोथ। 5 जंग की उसकी वो मुखालिफ थे। हाँ उसके बाद से उन्होंने वो सपोर्ट हटा दी, टेक्निकल आपके पास पार्ट्स वार्ट्स का भी मसला शुरू हो गया और एकदम से 2/3 खर्च जो आपके ऊपर पड़ा, आपके दिवालिया आप कोलैप्स कर गए। उसके अलावा ये हुआ है कि आपने जो बात की ना लैंड रिफॉर्म की, वो बहुत ज़रूरी चीज़ था, मगर जो नहीं हो सका। उससे ये हुआ कि आपके अनवांटेड वडेरास की क्रिएशन पैदा हो गई, वेल्थ एकोमुलेट कर गई चंद हाथों में, आवाम को कुछ नहीं मिला, वो बेचारे खाने से भी गए। मगर अच्छी बात अब जो हो रही है सर, वो ये हो रही है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है। टॉक शो कर रहे हैं, हाँ, पहले ये करना पहले ये बात आप नहीं कर सकते। बोलने पे कोई रुकावट नहीं है, मेरे बोलने पे कोई ये बड़ा ये पॉजिटिव साइन जो है ना, अब अगर लोग हमसे सुने, हमारी बात उनको लगे अच्छी और उस पर अमल करें। सारे जो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझाना कि जो पिछले जो हमने गलत सोचा उसका ये नतीजा हुआ। आप कुछ भी जो सोचते हैं उसका तो कॉस्ट आती है ना। आपने जब इंडिया पे कब्जा करने का सोचा तो उसके लिए आपको कुछ बजट तो चाहिए, फ्री में तो कॉस्ट नहीं, अफगानिस्तान खर्च करने में भी खर्च। तो आपको इन चक्रों से निकलना है कि ये कब्जा वो कब्जा, अपने प्रायोरिटीज़ को आपको कम करना है। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि मुल्क में सबको पानी मिल जाए पीने का साफ़, 40% बीमारी ख़त्म हो जाए, सबको कम से कम 4-5 रोटियां डेली मिल जाए, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो। नहीं होगा, आपके लेबर की इतनी ज़रूरत है पूरे दुनिया को इस वक्त। मैं बाहर से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी डिमांड है पाकिस्तानी लेबर की। आप यहाँ सेहतमंद कौम बना दें, थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दे दें, थोड़ी सी अंग्रेज़ी सिखा दें, थोड़ा सा हिसाब किताब सिखा दें, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है जी। आप यहाँ से चाहें तो लाखों लाख ये जो मदरसे के बच्चे निकल रहे हैं ना, मैं तो उनका समझता हूँ कि सबसे आसान तरीका है, ये चीज़ फिलीपींस ने किया है। आप इन बच्चों को, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं बेचारे, तालीम मजहबी लेके निकले हैं, इनका कोई नुकसान नहीं, ख़राबी नहीं, इनको सिर्फ आप पैरामेडिकल ट्रेनिंग दे दें। पूरी दुनिया में एजिंग हो रही है, जापान के लोग बूढ़े हो रहे हैं, यूरोप के लोग बूढ़े, अमेरिका, उनको चाहिए नर्सेस, मेल नर्सेस। अभी फिलीपींस की इकॉनमी चली रही है नर्स एक्सपोर्ट पे, आप इनको पूरे खेप बना दें, ये साथ साथ इस्लाम भी फैलाएं। हाँ, ये खिदमत करें बूढ़े कि भाई मरते मरते इस्लाम कबूल कर ले, अगर वो कर ले हो सकता है करवा भी ले। अच्छा, ये हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसकी एक वजह भी ये इकोनॉमिक डिजास्टर है, इसलिए कि जब जिन लोगों के पास मैंने अंदरूनी सिंध देखा है कि अगर आप किसी शख्स को एक रोटी अगर दे देते हैं तो वो सारे दिन के लिए आपका गुलाम हो जाता है, वो आपके दरवाजे पे पड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो जो लोग एक रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी बेच सकते हैं, वो 10,000 रुपए की खातिर किसी की जान भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। आप कोरिया में कोई टेररिस्ट ढूंढ के बना के दिखाएं, आपको मैं देता हूँ 10,000 $2 लाख जाइए वहाँ, एक टेररिस्ट ढूंढ लीजिए। नहीं हो सकता। मलेशिया में ढूंढ के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा, मुसलमान मुल्क है ना, क्योंकि वो खिलाफ लोग हैं ना, वो नहीं करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए ना, जब आप इतनी गलत चीज़ें करेंगे कहीं ना कहीं तो किसी न किसी फॉर्म में तो उसका रिएक्शन, उसका हो गई है, वो आप टेररिज्म के फॉर्म में शो हो रही है। भाई जब इज़हार को मैं आपको किसी चीज़ को चुभाऊंगा तो आप उफ नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे भाई। ये जो चीख पुकार मची हुई है, मार कटाई हो रही है, वो यही इन्हीं गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन अब हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत शुक्रिया आने का। तारिक साहब, आखिरी वक्त में मैं ये बताऊँ कि वैसे हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाउम्मीद, हाँ, क्योंकि ये है, खराबियाँ हैं। अब जो अच्छी बात जो है वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही आ रही है कि भाई ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, इसको कैसे दूर किया जाए। ये सोच जो पहले नहीं थी वो अब डेवलप हो रही है। जब ये डेवलप करेगी तो इंशाल्लाह ताला वी विल ओवरकम। और इसका क्रेडिट आपके मीडिया को भी जाता है, मीडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा किरदार है। इसी की वजह से ये आपकी सिविल सोसाइटी जो उभरी है, मूव कर रही है, उसकी मेन वजह मीडिया है। वरना सिविल सोसाइटी आपकी सोई हुई थी, सोई हुई होती। शुक्रिया ये ख्यालात का, और हमारा फोरम आपके लिए हाजिर है, जब आप चाहें आप लोग आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। नाज़रीन, कॉस्ट ऑफ कश्मीर एंड अफ़गान पॉलिसी पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि हमने $300-400 बिलियन जो है ना इन एफ़र्ट्स पे खर्च कर दिया। नतीजा जो निकला है वो आपको पता है, इस पाकिस्तान हमारा चला गया। अफ़गानिस्तान के चक्करों में, कब्ज़ा करने के चक्करों में आज हम जो है ना एक तरह के खुद ही महकूम हो गए। इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानी मुल्क में आ गए,
यहाँ ड्रग कल्चर आ गया, यहाँ पे आर्म्स कल्चर आ गया, सोसाइटी बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गई। टोटल कॉस्ट जो है, और आज भी वो सिलसिला जारी है टेररिज्म के सूरत में। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ ये ना होती, हमारी प्रायोरिटीज़ वही होती जो चाइना की थी या कोरिया की रही, कि उन्होंने कहा कि जो हमें इससे मतलब नहीं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, चाइना इंडिया क्या कर रहा है या जापान क्या कर रहा है, हमें बस अपने लोगों पे फोकस रखना है, सारी रिसोर्सेज, सारी सोच अपने आवाम की भलाई के तरफ ध्यान देते तो आज हमारा मुल्क भी शायद कोरिया से बेहतर तो ज़रूर होता। यानी हम शायद दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होते कोरिया से, अगर हम ऊपर होते, जिसके बहुत कवी इम्कान थे। इतनी अच्छी हमारी इलाका है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास लोग हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुदरती तौर पे ये इलाका अमीर है, कुदरती तौर पे ये इकनॉमिक पावर है, और सिर्फ उसको हमने एक तरह से डिस्टर्ब किया हुआ है। हमारे ये 10 करोड़ यंग लोग हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। मैं बाहर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी को क्या इज़्ज़त कदर बाहर है, और दुनिया को कहीं भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे यंग लोग नज़र नहीं आ रहे। अफ्रीका में लोग नहीं हैं, इंडिया ख़ुद बिज़ी होता चला जा रहा है, चाइना के लोग कोई जाना अब नहीं चाहता बाहर। तो एक पाकिस्तान है जहाँ से वो बाहर भी लेके जाएंगे, यहाँ भी बिज़नेस लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने एनवायरनमेंट को सही करना पड़ेगा। ये जो 5 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, उनको उम्मीद दिलानी पड़ेगी कि ये हालात तेज़ी से बेहतर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने हथियार उठा लिया है किसी भी फॉर्म में, उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि कुछ दिन के लिए ज़रा अमन करो, ताकि दुनिया के लोग आए, दुनिया की इन्वेस्टमेंट आए, और ये मुल्क जो है ना फिर तेज़ी से बहुत तेज़ी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। सिर्फ हमारे जो अपने लोग 8 मिलियन लोग बाहर बैठे हुए इस वक्त यहाँ के हालात की वजह से, उनके पास एक एस्टिमेट के मुताबिक $1000 बिलियन मौजूद है। आज अगर हालात यहाँ के वही हो जाएं जो 1960 में थे, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि 1960 वाला पाकिस्तान मुझे दे दें, एक पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आ जाएगा यहाँ पे, 1000 बिलियन लेकर आएगा, अपने कनेक्शंस लेके आएगा, यहाँ इंडस्ट्रीज़ खोलेगा, और ये पूरे मुल्क में होगा। फाटा में भी खुलेगा, फ्रंटियर में भी खुलेगा, कि हर जगह के लोग बाहर गए हुए हैं। और जो लोग बाहर गए हैं वो ज़्यादा उसी इलाके के लोग हैं जहाँ पे इकनॉमिक हार्डशिप ज़्यादा है। तो उन इलाकों में बिज़नेस आएगा, हालात वहाँ के तेज़ी से इम्प्रूव हो जाएंगे, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।